हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। साइंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम चौथे नंबर की क्लास करेंगे और आज की हमारी क्लास में जो होगा मुख्य टॉपिक वो है कोशिका को लेकर के मुख्य टॉपिक होगा। सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, कोशिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण थ्योरी है सीधे पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। दैन इसके बाद में जो है कोशिका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। तो चलिए फटाफट जो है अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बात और, अगर आप इसका जो जो भी ये यहाँ पर लिखा हुआ है इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको, प्लस जो है ये जो हमें डेली हम टेस्ट करवाते हैं, हर क्लास का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट देना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो आप जो जुड़िएगा टेलीग्राम में। चलिए बात करते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले जो है सबसे शुरुआत करते हैं हम कोशिका से, और कोशिका से जो क्या क्या पूछा जा सकता है उसकी हम बात करते हैं और देखते हैं। तो कोशिका जो होती है, यहाँ से जो है देखते हैं हम चीज़ों को और एक एक चीज़ों को जो है समझने का प्रयास करते हैं। हर फैक्ट को जो है आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, अन्यथा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप जो है जो कहते हो जो है इसे आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। केवल वही चीज़ें लिखी हुई हैं, फालतू की एक भी चीज़ नहीं लिखी गई है, केवल परीक्षा उपयोगी चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात, कोशिका को जो है क्या कहा जाता है, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। मतलब ये शरीर की जितनी भी संरचना होती है उसकी एक मतलब इकाई है, और कार्य करने की भी क्या है, इकाई है। क्या हमारी वो कोशिका होती है। सिंपल प्रश्न आता है कि शरीर की या जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा कोशिका को कहा जाता है। दूसरी बात, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जो हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी कहा जाता है, या एक दूसरा नाम इसी को सेल बायोलॉजी भी कह देते हैं। अगली बात करते हैं कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जी हाँ, स्वानसन को जो है कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की हुई थी, और यह जो है कि एक निर्जीव कोशिका में की हुई थी। कब? 1665 में की हुई थी। कोश का सिद्धांत कई बार पूछ लेता है, किसने दिया हुआ था, स्लाइडेन और स्वान द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया था। और इसी सिद्धांत में बताया गया था कि नई कोशिका के निर्माण के लिए पुरानी कोशिका की आवश्यकता होती है। तो इतनी बातें आपको कोशिका के बारे में ध्यान रखना है। आपसे खोजकर्ता को लेकर, अध्ययन को लेकर सभी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। बाकी जो है अभी हम क्वेश्चन जो लगाएंगे अंत में, इसी से जो है क्वेश्चन होंगे, तो आप निष्फिक्र रहिएगा, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। कोशिका भित्ति की बात करें, कोशिका भित्ति जो ये आपकी क्या है, कोशिका है, और को जो कोशिका की सबसे जो बाहरी संरचना होती है, ये वाली संरचना है, इसी को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। भित्ति मतलब दीवार यानी कि वाल जो होती है। यह केवल, पहली बात ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, यह जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ये पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब इससे जो है कोई पदार्थ अंदर जा सकता है, जैसे पोषण पदार्थ जो होते हैं, भोजन होता है, इससे अंदर जो चला जाता है। अब थोड़ी सी और इसमें चीज़ें ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, फिर आपसे पूछे कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सभी प्रश्न आते हैं। और फिर आपसे पूछे कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो तीनों को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। पादप की जो पूछे तो किसकी बनी होती है, तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो जीवाणु की होती है वो किसकी बनी होती है, पैप्टिडो ग्लाइकिन की जो है यह कोशिका भित्ति बनी होती है। पैप्टिडो ग्लाइकिन की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पैप्टिडो ग्लाइकिन की कोशिका भित्ति जीवाणु की बनी होती है। और जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की कोशिका भित्ति बनी होती है कवकों की। तो तीनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं, और अगला जो है हमसे है हमारे पास में कोशिका झिल्ली। तो सबसे पहले क्या हो जाती है, आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो है आपकी ये क्या हो जाएगी, मान लीजिएगा कोशिका हो जाती है। और कोशिका का जो ये वाला बाहरी आवरण है ये क्या हो गई आपकी कोशिका, जो है ये हो गई आपकी कोशिका भित्ति हो गई। और जो सबसे बाहरी आवरण है, सॉरी, ये कोशिका झिल्ली हो गई, तो सबसे बाहर वाला आवरण क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा। तो कोशिका भित्ति के बाद में क्या पाई जाती है, आपकी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो रेड कलर वाली संरचना है। चलिए और देखते हैं, ये क्या होती है, अर्ध पारगम्य होती है। वो क्या होती थी, पूरी पारगम्य होती थी, ये अर्ध पारगम्य है। इसका मतलब क्या है, यह कुछ पदार्थों को जो है अंदर जाने देती है और कुछ को जो क्या कर देती है, रोक देती है। यही क्या होती है, अर्ध पारगम्य होती है। सेमी परमीबल इंग्लिश में बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और यह किसकी बनी होती है, यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं, जीव द्रव्य।
जीव द्रव्य में क्या पूछा जाता है, इसकी खोज जो है प्रोकिन्जे ने की हुई थी और इसमें 70 से 80% पानी होता है। और जो इस प्रोकिन्जे ने ही क्या कहा था, इसे जो है जीवन का भौतिक आधार कहा हुआ था कि जो जीव द्रव्य है वो क्या है, जीवन का भौतिक आधार है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है तो ये भी आता है आपका। अगली बात करते हैं, इसमें ऑक्सीसोम F1 कण पाए जाते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से जो है क्या प्रश्न बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये खोजकर्ता को पूछे तो इसकी जो खोज जो है अल्टमैन ने की हुई थी और बेंडा ने भी जो है, इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं हुआ था शायद, नाम दिया था इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में से सूत्र कणिका कह दिया जाते हैं। यह कोशिकीय श्वसन का स्थल है। ध्यान रखिएगा, कोशिकीय श्वसन का क्या है, ये स्थल है। जैसे कि कोशिकीय ईंधन क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, कोशिकीय ईंधन होता है। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कोशिकीय श्वसन यहीं पर होता है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में क्लियरिटी से रहें। देखिएगा, आप जो है कुछ भी खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं और उसमें क्या होता है, आपका ग्लूकोज होता है। अभी नहीं, और थोड़ी सी ऊपर से चलते हैं। आप जानते हैं कि जो पौधे होते हैं, क्या होते हैं, जो पादप होते हैं, जो प्लांट होते हैं, ये क्या होते हैं, जो प्लांट होते हैं। और इनमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसमें, पादपों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। समझिएगा ध्यान से, पूरा चक्र समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है और इसका जो अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ग्लूकोज का जो है इसमें अंत में निर्माण होता है। ठीक है, कोई भी पौधा हो उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये ग्लूकोज कई रूपों में हो सकता है, कुछ में स्टार्च के रूप में, कुछ में कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीसैकेराइड के रूप में, कुछ सेल्यूलोज के रूप में होता है। अंततः वो ग्लूकोज ही होता है। तो ये ग्लूकोज, आप कुछ भी खाना खाते हैं वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज का ही अंश होता है। क्या खाएंगे आप, गेहूँ खाएंगे, चावल खाएंगे, दाल खाएंगे, सब जो है प्रकृति से बनता है तो उसमें ग्लूकोज होगा। अब यह ग्लूकोज कहाँ पर पहुँचा, आपके शरीर में पहुँचा। कहाँ पहुँचा, आपके शरीर में। और आपके शरीर के बाद ये कहाँ पहुँचेगा, इसका पूरी तरीके से पाचन होने के लिए कहाँ पर पहुँचेगा, कोशिका में पहुँचेगा। और फिर जब कोशिका में क्या होती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। कोशिका में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक चक्र चलता है जिसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहा जाता है। और इसी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में ग्लूकोज का क्या हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और जो है 38 एटीपी ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यही जो है कोशिकीय श्वसन है, ग्लूकोज का ऊर्जा के रूप में बदल देती है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिए, इसीलिए ऊर्जा ग्रह से कहते हैं। तो इतनी बातें, एटीपी का पूरा नाम पूछ लेता है कई बार, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है। चलिए अब जो है इसे देखते हैं। तो इसका जो है आपसे ये पूछ लिया गया, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए होता है। ध्यान रखिए, क्या होता है, खुद का डीएनए होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त अंग भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। ध्यान रखिएगा, जिसके पास में डीएनए होता है, कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं। एक हरित लवक के पास में डीएनए होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। चलिए अगली बात करते हैं, राइबोसोम। मुख्यतः आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। और राइबोसोम जो है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी सतह पर ये पाया जाता है। अगली बात करते हैं लाइसोसोम की। आपसे पूछे कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। सुसाइड बॉक्स, सुसाइड बैग भी कहते हैं इसे। और डी दुबे द्वारा इसकी खोज की गई थी। लेकिन इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और इन एंजाइम्स की मदद से क्या कर देता है, जो भी कोशिका के छोटे छोटे अंग हैं उनका पाचन कर लेता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कह देते हैं। चलिए अगली बात करते हैं, तारक का, या इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन की शुरुआत कहाँ से होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले कोशिका विभाजन की शुरुआत सेंट्रोसोम से होती है और टी बोवेरी ने इसकी खोज की हुई थी। लवक को लेकर के प्रश्न क्या पूछा जाता है, देख लेते हैं। तो लवक जो है इसे प्लास्टिड कहते हैं इंग्लिश में। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक जो है 3 प्रकार का होता है, एक आपका ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और एक क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ध्यान रखिएगा,
थोड़ा सा और अच्छे से इन्हें बताते हैं। ल्यूकोप्लास्ट से हिंदी में क्या कहा जाता है? अवर्णी लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट जिसे क्या कहते हैं? वर्णी लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णी लवक कहते हैं। और ये जो है हरे रंग का होता है तो इसे हरित लवक कहते हैं। हरित लवक कहते हैं। ध्यान से चीज़ों को देखेंगे एक एक। अवर्णी लवक जो है ये फलों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, फलों में। और यह जो होता है वर्णी लवक, यह जो है आपका जो रंग प्रदान करने वाले भाग होते हैं यानी कि फूल में पाया जाता है, फूलों में पाया जाता है। और यह जो है पौधे के हरे भागों में पाया जाता है। और वर्णी लवक में जो है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और यही जो है प्रकाश संश्लेषण में जो है हरित लवक भी क्या करता है? क्लोरोफिल इसे कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण में यहीं पर जो है क्रिया होती है। हरित लवक में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, क्योंकि जो पौधे के हरे भाग होते हैं वहीं पर प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण इससे संबंधित हो जाएगा। जो विभिन्न प्रकार के फूलों के रंग होते हैं, कोई पीला फूल होता है, कोई लाल होता है, तो वर्णी लवक के कारण होता है। और अवर्णी लवक जो होता है यह जो है फलों में पाया जाता है और खाद्य संग्रहण का कार्य करता है। क्या करता है? खाद्य संग्रहण का कार्य करता है। और यह जो है भोजन को संचय करने का भी ये कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। अवर्णी लवक अभी और डिटेल में देख लेंगे। चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है ये 3 प्रकार के हमने लवक देखे। और इस लवक के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। प्रकाश संश्लेषण का संबंध किससे है? क्लोरोप्लास्ट से, इतना ध्यान रखना। और क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ? ग्राना और स्ट्रोमा में होती हैं। कोशिकीय श्वसन निर्माण में मैग्नीशियम तत्व महत्वपूर्ण होता है। तो मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है मैग्नीशियम धातु ये पाई जाती है। कहाँ पर? जो पौधे के हरे भाग होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला है हमारे पास में कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक को लेकर के प्रश्न क्या बनता है? खोज को लेकर के पूछा जाता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक बात और, जो कोशिका का आपसे पूछे सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग, लार्जेस्ट सेल ऑर्गन, कोशिकांग कौन सा है? तो केंद्रक जो है सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन भाग के मतलब जो है इसके अंदर जो है केंद्रक में ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब गुणसूत्रों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। गुणसूत्र क्या होते हैं? जो वंशागति का वाहक होते हैं क्रोमोसोम के संग, मतलब ये केंद्रक है आपका। जैसे ये क्या हो गई? पूरी कोशिका हो गई। और कोशिका का जो केंद्रीय भाग होता है उसे क्या कहते हैं? ये पूरी की पूरी क्या है? सेल है। और सेल का जो केंद्रीय भाग है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक कहा जाता है। और केंद्रक के जो अंदर चीज़ें पाई जाती हैं, यहाँ पर द्रव होता है, इस प्रकार से द्रव भरा होता है। इस द्रव में जो है धागे नुमा की संरचना होती है, धागे नुमा, इन्हीं को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, अब तो है गुणसूत्र की अगर आपसे पूछे कि खोज किसने की हुई थी, गुणसूत्र की खोज किसने की हुई थी, तो खोज जो है आपके स्ट्रॉसबर्गर ने खोज की हुई थी। और जो वाल्डेयर थे, वाल्डेयर ऐसा लिखेंगे, वाल्डेयर, जो वाल्डेयर नाम के साइंटिस्ट थे, वाल्डेयर, इन्होंने क्या किया हुआ था? नामकरण किया हुआ था। नामकरण किसने किया था? वाल्डेयर ने। और खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की हुई थी। अब और देखिएगा, जो है डीएनए से प्रश्न पूछा जाता है। पहला बात जो है इसका पूरा नाम को लेकर के प्रश्न पूछ लेता है। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल क्या है? इसका पूरा नाम है। और यह जो है मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? मुख्यतः केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखिए। केंद्रक में भी मिलता है और हरित लवक में भी पाया जाता है। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी जो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है? डीएनए होता है। इनमें जो है डीएनए पाया जाता है। अधिकांशतः डीएनए केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हरित लवक में होता है। जिसके पास में डीएनए है उसे क्या कह देते हैं? स्वायत्त अंग भी कहा जाता है। तो इसका कार्य क्या होता है? डीएनए का कार्य होता है आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर क्या करना? हस्तांतरण करना। इसलिए ये प्रश्न भी बन जाता है कि जो मतलब पीढ़ीगत लक्षणों का वाहक किसे कहा जाता है? डीएनए को कहते हैं। आपके पिताजी जो है लंबी हाइट के थे, आप भी लंबी हाइट के हैं, किसका कारण होता है? इसके कारण होता है। रंग मिल जाना, गुण मिल जाना, ये सब जो है डीएनए के कारण होते हैं। अगली बात करते हैं आरएनए। आरएनए जो है इसका मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और यह जो है अधिकांशतः किस में मिलता है? आरएनए जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, डीएनए और आरएनए दोनों क्या हैं? आपकी पेंटोज प्रकार की शर्करा है। कैसी? पेंटोज प्रकार की जो है शर्करा होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें जो है 5 कार्बन पाए जाते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं, इसलिए पेंटोज शर्करा है दोनों।
आरएनए की बात करें, आरएनए का मुख्य जो कार्य होता है वो किसका होता है, प्रोटीन निर्माण से संबंधित होता है। और आरएनए जो है 3 प्रकार का होता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक जो है आपका एमआरएनए होता है, एक जो होता है टीआरएनए होता है, और एक जो है आपका आरआरएनए होता है। क्या होता है, आरआरएनए होता है। तो यह मुख्यतः जो आरआरएनए होता है ये प्रोटीन के निर्माण से संबंधित होता है। जो आरआरएनए है ये किससे संबंधित होता है, प्रोटीन के निर्माण से संबंधित होता है। और टीआरएनए जो है यह जो है मतलब सूचना का स्थानांतरण करता है, ट्रांसफॉर्मल आरएनए बोलते हैं। तो ये स्थानांतरण से संबंधित होता है, जो इसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो इंस्ट्रक्शन जो है भेजता रहता है। और मैसेंजर आरएनए होता है ये स्थानांतरण, जो सूचना का मतलब सूचना का मैसेज देने वाला कौन होता है, वो एमआरएनए होता है। और सूचना को स्थानांतरण करने वाला कौन होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए ये सभी चीज़ें हटाइएगा, ये याद करिएगा डीएनए जो दोनों श्रृंखलाएं हैं आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती है। जैसे क्या है, हमने अभी पढ़ा था कि डीएनए क्या है, एक पेंटोस शर्करा है। तो इस प्रकार से 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे। तो ये जो आपस में कार्बन कनेक्टेड है किसके माध्यम से, हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है, और आरएनए में जो है थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नामक क्षारक पाया जाता है। आप जानते हैं जो डीएनए आरएनए होते हैं, तो डीएनए में कौन से क्षारक पाए जाते हैं, डीएनए में होते हैं एडिनिन, गुआनिन होता है, और एक आपका थायमीन होता है, एक साइटोसिन होता है। 4 क्षारक होते हैं। और आरएनए में भी जो है सेम प्रकार के ही होते हैं, आरएनए में भी बस थायमीन के स्थान पर क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। चलिए तो ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं डीएनए संरचना तथा हिस्टोन प्रोटीन की चक्र जो है एस अवस्था में बनते हैं। चलिए प्रश्न लगाते हैं, प्रश्नों में जो है चीज़ें देखेंगे। तो ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो ये आया हुआ प्रश्न है तो इसको भी शामिल कर दिया है हमने। जेनेटिक कोड की विशेषताएं क्या होती हैं, जीन से संबंधित होता है जेनेटिक कोड। तो यह जो है यूनिवर्सल होते हैं, ध्यान रखिएगा, सही बात है। ये 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारक का बना होता है जो कि 20 अमीनों के संगत होते हैं। तो ये भी बात जो है सही है। और यह अनधिव्यापी और गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। थोड़ा सा भाषा क्लिष्ट है, आप इंग्लिश वर्जन इसका देखेंगे तो और अच्छी लगेगी। इसमें जो है एक प्रारंभन एवं समापन कोडान होता है। तो ये सभी बातें जो है इसमें क्या है आपकी सही हैं। ये MPPSC में जो है आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, 2020 में आया था ये। चलिए अब जो है आपको सामान्य प्रश्न मिलेंगे। आपके सामने जो है प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वंशागति का वाहक कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे, जो गुणसूत्र होते हैं यानी कि जो क्रोमोसोम है उन्हीं को क्या कहते हैं, वंशागति का क्या कहा जाता है, वाहक कहा जाता है। और डीएनए में जो क्रोमोसोम में कौन आते हैं, डीएनए आता है, ध्यान रखिएगा। और जो राइबोसोम है ये किससे संबंधित होता है, प्रोटीन के निर्माण से संबंधित होता है। और लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और हमारे पास में जो है अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो अभी हमने बात की कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, और ये कैसी शर्करा है, ध्यान रखिएगा, पेंटोज शर्करा का उदाहरण है। कैसी शर्करा का, पेंटोज शर्करा का उदाहरण है। और आरएनए में क्या होगी, राइबोस शर्करा पाई जाएगी। चलिए अगली बात करेंगे, जो जैव कोशिका का कौन सा भाग जो है पावर हाउस कहलाता है। तो किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को जो क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पावर का निर्माण होता है। कैसे पावर का निर्माण होता है, जो ग्लूकोज हमारे भोजन के रूप में शरीर में पहुँचता है उसे जो है ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। और वह ऊर्जा डायरेक्ट नहीं होती है, एटीपी के रूप में होती है। एटीपी का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट जो है इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। तो जो भौतिक आधार कहता है ये पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने कहा हुआ था। और किसे कहा हुआ था, जो जीव द्रव्य है उसको जीवन का भौतिक आधार कहा था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य। अगला प्रश्न है, ये जो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप में नहीं होता। तो जो कार्य ये करता है, क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है कौन, राइबोसोम। अब जब ये राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन निर्माण नहीं होगा, तो किसका, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। चलिए प्रकाश संश्लेषण किसका कार्य है, तो आप क्या बताएंगे, ये कार्य है क्लोरोप्लास्ट का। किसका, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक का जो है ये कार्य
है हरित लवक का। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली को ही क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन या शुद्ध भाषा में बोलें तो कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। तो आपका सी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, डीएनए में जो है कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल बनाता है? तो डीएनए में वह जो है कौन सा यौगिक होता है जो अमीनो अम्ल बनाता है? तो एडिनिन, गुआनिन, ये सभी जो है आपके होते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? तो डीएनए देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, नाभिक में भी पाया जाता है, केंद्रक में और हरित लवक में भी होता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आरएनए कहाँ पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, आरएनए जो है हमेशा जीव द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ? जीव द्रव्य में पाया जाता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि 1 सेकंड का समय देंगे। चलिए क्या पूछता, किस कोशिकांग को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक मैन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गोल्जी काय को क्या कहते हैं? ट्रॉफिक मैन ऑफ द सेल कहा जाता है। इसे मुख्य स्त्रावी कोशिकांग भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और तारक काय जो है ये कोशिका विभाजन की जो है शुरुआत करता है। कौन? विभाजन की शुरुआत करता है। हरित लवक जो है ये प्रकाश संश्लेषण से क्या है? संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे जो है पौधों का रसोई घर कहा जाता है? तो जहाँ पर जो है भोजन बनाने से संबंधित होता है पौधों में, तो वो कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? हरित लवक कहा जाता है। हरित लवक यहीं पर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खाना बनता है पौधों में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रासायनिक रसोई घर कह देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है यह मुख्यतः खाद्य संग्राहक का कार्य करता है। किसका? खाद्य संग्राहक का कार्य करता है। और जो क्रोमोप्लास्ट है ये जो है पौधों को रंग प्रदान करने के लिए, फूलों को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगली बात करते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की हुई थी? रॉबर्ट हुक ने की हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो अभी हमने देखा कि लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ हाइड्रोलाइटिक क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक यहाँ पर जो है एंजाइम पाए जाते हैं और ये क्या कर देते हैं? पाचन करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के समय कौन सा स्पिंडल का निर्माण करता है? तो मतलब स्पिंडल की मतलब एक प्रकार का गोलाकार ऐसी संरचना होती है, इसका निर्माण तारक काय द्वारा किया जाता है और यहीं से जो है कोशिका विभाजन की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। हर जो है प्रकार का क्वेश्चन है तो डिटेल करने का कोई मतलब नहीं है। अगर डिटेल कर देंगे यहाँ तो फिर से वही प्रश्न आएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। तो हर प्रश्न का उत्तर देखते जाइए। किस कोशिकांग को कोशिका का मस्तक कहा जाता है? मस्तिष्क के ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तब आप क्या बताएंगे? केंद्रक को कहा जाता है। और केंद्रक की खोज किसने की हुई थी? तब आप क्या बताएंगे कि रॉबर्ट जो ब्राउन साहब थे उन्होंने खोज की हुई थी। और केंद्रक को जो है क्या कहते हैं? ये सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, यानी कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? केंद्रक है। अगली बात करते हैं, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है? तो ये एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये जो मतलब आरएनए में पाए जाते हैं जो कहते हो, तो यूरेसिल पाया जाता है। बाकी यूरेसिल के स्थान पर जो है अगर थाइमिन कर दिया जाए तो बाकी सेम टू सेम किस में हो जाएंगे? ये डीएनए के जो है क्षारक हो जाएंगे। ये डीएनए के क्षारक हो जाएंगे अगर थाइमिन आ जाएगा इसके स्थान पर। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को जेनेटिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जेनेटिक कोड के क्षेत्र में भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कार्य किया था। होमी जहांगीर भाभा ने जो है कार्य किया था और इन्हें 1966 में जो है क्या मिला हुआ था? नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रफुल्ल चंद्र राय जो है, भारत में अगर पूछे कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारत में रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है। और यह जो है
बंगाल क्षेत्र के साइंटिस्ट थे। फार्मा कंपनी की शुरुआत इन्होंने की हुई थी। सत्येंद्र नाथ बोस, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, बोस की आइंस्टीन कंडेंसेट, एक जो 5वीं अवस्था पढ़ी हुई है। 4थी अवस्था आप केमिस्ट्री में प्लाज्मा पढ़ते हैं, और 5वीं अवस्था जो होती है बोस की आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। तो उस 5वीं अवस्था की जो खोज में जो इनका नाम जुड़ा हुआ है, तो उसी के नाम पर है आइंस्टीन। और जो सत्येंद्र नाथ बोस, बोस शब्द इन्हीं से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप जो क्या बना रहे हैं, डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। अगर आप जो है क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन किसे कहेंगे, यानी कि अनुवादन जो है, जब आपका जो होता है टीआरएनए होता है, आरएनए आपने देखा हुआ था, और आरएनए के बाद में एक देखा था क्या, हाँ एमआरएनए देखा हुआ था। जब एमआरएनए से क्या बनता है, एमआरएनए से डीएनए बनता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहते हैं। और जब डीएनए से ही डीएनए बनाया जाता है, डीएनए से क्या बनाता है, डीएनए बनाते हैं, उसे डुप्लीकेशन कहते हैं। और जब आरएनए से डीएनए बनाया जाता है, तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। देखिए, अगर कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो यह केवल क्या होता है, पादप बस में पाया जाता है। हरित लवक भी केवल पौधों में ही पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा जो कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। तो कोशिकीय श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और ये कोशिकीय श्वसन में कौन सा चक्र सहायक होता है, तो आप क्या बताएंगे कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र जो है क्या होता है, इसी समय पर चलता है। और यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र में जो है ग्लूकोज का क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है। और 38 एटीपी जो है ऊर्जा का अंततः उत्पादन होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे कि पादपों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। तो देखिए, पादप की कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो एक जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जीवाणु की। और एक जो है कवक की, आपको याद रखना है। तो जीवाणु की जो है पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, ग्लाइकिन की। और कवक की जो है आपकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। तब आप क्या बताएंगे कि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इस स्थिति में थोड़ा सा अगर इस प्रश्न को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रश्न में क्या कह रहा है, एक ऑप्शन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिया हुआ है। तो ये देखिएगा, ये आपकी क्या है, कोशिका है। और कोशिका में ये क्या है, आपका केंद्रक है। और केंद्रक से जो है इस प्रकार से बिखरी हुई ऐसी संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से ऐसी संरचना, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तो आप कहेंगे 2 प्रकार की। एक होती है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक जो होती है आपकी मतलब खुरदरी रेटिकुलम, खुरदरी होती है। क्या होती है, खुरदरी होती है, चिकनी होती है। तो जो आपका कौन सा भाग है, जो चिकना वाला भाग है, तो यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। और जो खुरदरा वाला भाग है, यहाँ पर रफ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। ठीक है, तो खुरदरे वाले भाग में ही क्या मिलता है, आपका राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम यहीं पर जो है ज़्यादातर पाया जाता है। और ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण में सहायक होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है यहीं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही ये रहता है। तो दोनों ऑप्शन ये सही हो जाएंगे, और इसका सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पॉलीराइबोसोम किससे बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पॉलीराइबोसोम आपसे पूछ रहा है किससे बने होते हैं। तो पॉलीराइबोसोम होते क्या हैं कि ऐसे राइबोसोम जो कि बहुत सारे क्या होते हैं, गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। तो राइबोसोम जो गुच्छों से मिलकर बने होते हैं उन्हें पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। तो ये जो है इसमें दोनों सही हो जाएगा।
यानी कि प्रोटीन और आरएनए दोनों के बने होते हैं, क्योंकि पॉलीसोम किसका हिस्सा है, मूलतः ये राइबोसोम से मिलकर के बना हुआ है। जैसे राइबोसोम ऐसे 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 बहुत सारे राइबोसोम होंगे तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीसोम कहेंगे। और राइबोसोम किसका बना होता है, मूलतः प्रोटीन का ही होता है। और एक जो है आरएनए भी जो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा आरआरएनए, तो वो भी क्या है, राइबोसोमल आरएनए है। तो प्रोटीन और आरएनए दोनों हो जाएगा सही। अगली बात करते हैं, कोशिका विभाजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो कोशिका विभाजन के फ्रेंड्स 3 प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, असूत्री, यानी कि उपरोक्त सभी जो है आपका सही हो जाएगा। थोड़ी सी में समझ लीजिएगा। असूत्री विभाजन जो है ये अविकसित जीवों में पाए जाते हैं, जो जीव पूरी तरीके से विकसित नहीं है, तो ये अविकसित जीवों में, जैसे कि बैक्टीरिया है, कवक है, अमीबा है, इनमें जो है जीवाणु, अमीबा, इनमें जो क्या पाया जाता है आपका असूत्री विभाजन पाया जाता है। और इसमें 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही जीव जो है विभाजित हो जाता है। विपरीत इसमें लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है। समसूत्री विभाजन यह जो है जीवों में पाया जाता है, यानी कि जंतुओं में पाया जाता है। और जंतुओं में जो सोमैटिक सेल होती हैं, क्या होती हैं, सोमैटिक सेल, सोमैटिक जो सेल होती हैं उनमें जो सेल डिवीजन होता है वो कैसा होता है आपका, माइटोसिस या समसूत्री कोश का विभाजन होता है। कहो समझ में नहीं आया, ठीक है। आपका जो शरीर है, क्या है, जो आपका शरीर है, ठीक है, आपका जो शरीर है, इस शरीर में जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक शरीर के जो मतलब जितने भी हिस्से होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कायिक कहा जाता है। कायिक कोशिका कहते हैं, कायिक कोशिका। जो मतलब कायिक कोशिका होती हैं, शरीर के सभी भागों में पाई जाती हैं, जो शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी होती हैं। लेकिन एक होती हैं जर्म सेल, क्या होती हैं, एक जो आपकी जर्म सेल होती हैं, जर्म सेल, यह जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज से संबंधित होती हैं और यह जो है आपके जन्म से संबंधित होती हैं। तो यह जो है अंडाणु कोशिका जो है अंडाणु शुक्राणु के रूप में होते हैं, तो उनमें जो है ये अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो पूरे शरीर में जो आपका हाथ बढ़ता है, पैर बढ़ता है, कान बढ़ता है, वो किसके कारण बढ़ता है, समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण बढ़ता है। और जो मतलब एक नई संतान का जो जन्म होता है वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के कारण होता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन में मान लीजिए आपके जो है हाथ जो है उखाड़ करके अलग कर दिया गया और ये वाली जो कोशिका है इसको देखा गया, तो आपने देखा होगा पहले जो है हाथ छोटा था, अब जो है 10-15 साल बाद बड़ा हो गया है, तो उसमें जो है समसूत्री विभाजन होता है शरीर के सभी हिस्सों में, ठीक है। और बात करें इसमें कैसे समझाऊँ मैं कुछ, पूरे के पूरे गुणसूत्र सेम हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं, सब मतलब कि सभी गुणसूत्र, जैसे कि एक ये क्या है मदर सेल है, ये आपके जो हाथ की कोशिका है, ध्यान रखिएगा, उंगली जो आपकी बढ़ रही है उसकी कोशिका है, तो उस कोशिका से जो है ये क्या कहूँगे, इसे मदर सेल कहेंगे, इसे ये क्या कहेंगे, मदर सेल है। और मदर सेल से जो अगली जो कोशिका का विभाजन होकर के नई कोशिका बनेगी तो उसे क्या कहेंगे, डॉटर सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, डॉटर सेल कहेंगे, यानी कि संतति कोशिका कहेंगे, जो अगली कोशिका का जन्म होगा। अब जब ये एक कोशिका विभाजित होकर के 2 कोशिकाएं बनेंगी तो क्या होगा, आपके अंगों में, हाथ में, शरीर में, पैर में, सभी जगह वृद्धि होगी, ठीक है। अब जब वृद्धि होगी, इसमें जो पूरे के पूरे गुणसूत्र क्या होते हैं, अपने मात्र कोशिका के समान होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, समसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। कल्पना कीजिए अगर आधे गुणसूत्र इसके समान होते और आधे गुणसूत्र कहीं के और समान होते, तो आपका जो है आधा हाथ जो है कैसा होता, काले रंग का होता, आधा गोरे रंग का होता, तो फिर क्या होता, शरीर में जो है असंरचना हो जाती, हो सकता है आपकी एक अंगुली मोटी हो जाती, एक पतली हो जाती, तो फिर आप जो दिव्यांग श्रेणी में आते। तो समसूत्री विभाजन जो है जिसमें गुणसूत्रों की कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका के समान होती है, समसूत्री विभाजन कहते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इसमें जो है जो गुणसूत्रों की संख्या है, मतलब जो अगले गुण होते हैं, गुणसूत्र हैं, आधे गुणसूत्र पितृकोशिका के होते हैं। जैसे देखिएगा, एक जो है मेल है और एक क्या है, फीमेल है। अब इनमें से जो है 50% गुणसूत्र आएंगे, गुण आएंगे, और जो मेल से 50% गुण आएंगे, और इन दोनों से क्या होगा, जायगोट का निर्माण होगा। जायगोट जिसे युग्मनज कहते हैं हिंदी में। और जायगोट ही क्या होती है, किसी जीव की प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो सबसे शुरुआती रूप होता है तो वो जायगोट ही होता है। अब इस जायगोट में क्या है, आधे गुण माता के होते हैं, मेल के होते हैं, आधे क्या होते हैं, पिता के होते हैं, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये कोशिका विभाजन सभी प्रकार के होते हैं। अगली बात करते हैं, अविकसित कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो आप कहेंगे कि असूत्री विभाजन होता है, एमाइटोसिस सेल डिवीजन पाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन।
समसूत्री कोश का विभाजन शरीर के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। अर्धसूत्री कोश का विभाजन जो मतलब नई संतान निर्माण की प्रक्रिया जो होती है जर्म सेल में पाया जाता है, जन्म से संबंधित होता है अर्धसूत्री विभाजन। मनुष्य में कौन सा कोश का विभाजन होता है, तब आप कहेंगे मनुष्य में जो है जो शरीर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा, और जो जन्म से संबंधित मतलब हिस्सा होता है वहाँ पर यानी अंडाणु शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर कौन सा विभाजन होगा। तो ये आ और बात दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जीन शब्द किसने दिया हुआ था, तो जीन शब्द जो है ये जोहानसन द्वारा दिया गया था, और ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है जेनेटिक का जनक कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोशिका विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, यानी क्या कह रहा है, एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, यानी कि एक जो मदर सेल हो जाएगी और एक क्या होगी, अगली सेल होगी जो है डॉटर सेल होगी। तो कहता है जो संतति कोशिका को ही डॉटर सेल कहा जाता है। जितने गुणसूत्र यहाँ पर थे मान लीजिए 46 के 46 गुणसूत्र इसमें आ जाती है, तो समान है, तो ये किस में होता है, समसूत्री विभाजन में होता है। और असूत्री विभाजन में भी जो है होता समान होता है। तो समसूत्री में जो रहता है नाम से ही स्पष्ट है, सम मतलब बराबर, अगली कोशिका में बराबर। अर्धसूत्री में कभी नहीं रहता, गुणसूत्र आधे रह जाते हैं 50%। अगली बात करते हैं। डीएनए संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया हुआ था, तो वाटसन और क्रिक द्वारा जो है ये नाम दिया गया था। और आपसे पूछे, ठीक है, तो ये किसने दिया हुआ था, वाटसन और क्रिक ने डबल मॉडल दिया हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें। डीएनए और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो हमने देखा था कि जो है पेंटोस शर्करा पाई जाती है। इस प्रकार से जो है पेंटोस शर्करा पाई जाती है। और यहाँ पर जो है कार्बन पाए जाते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, और ये जो बीच में बंध है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहा जाता है, याद रखिएगा। अगली बात करते हैं। डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में बनते हैं, तो देखिए कोशिका चक्र किसे कहते हैं, तो एक जो पुरानी कोशिका होती है जिसे क्या कहते हैं, पुरानी कोशिका को हम मदर सेल कहते हैं। और मदर सेल से जो है क्या होती है, डॉटर सेल का निर्माण होता है, एक संतति कोशिका का निर्माण होता है। यहाँ से जो है कई स्टेप होते हैं, चाहे वो मेटाफेज हो, चाहे टेलोफेज हो, चाहे एनाफेज हो, कई अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं के बाद में जो है एक दूसरी कोशिका बन जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका चक्र कहा जाता है। और कोशिका चक्र की जो एस अवस्था होती है इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जो है इसी से संबंधित होते हैं, ध्यान रखिएगा। और यह जो है एस अवस्था किसके बीच की है, G1 अवस्था और G2 के बीच की अवस्था है, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं। किस अवस्था को इंटरफेज कहा जाता है, जो आपकी इंटरफेज किस अवस्था को कहा जाता है, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरफेज जो है किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि एस अवस्था को ही क्या कहा जाता है, इंटरफेज कहा जाता है, याद रखिएगा। और एस अवस्था में ही क्या होते हैं, जो मतलब गुणसूत्रों का वो होता है, तो इसी में होता है एस अवस्था में। चलिए किस अवस्था को इंटरफेज कहा जाता है फ्रेंड्स, चलिएगा। जंतु विज्ञान की कौन सी शाखा में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, तो अभी हमने देखा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन कहते हैं उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो होती है इसमें मानव के जो है मतलब विभिन्न प्रकार के विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है, संस्कृति के साथ में जो है विकास का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में जो है शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं, संरचना होती है, जैसे पाचन तंत्र इत्यादि का। यूजेनिक्स जो है ये अनुवांशिकी से अनुवांशिकी होती है, मतलब गुणों का जब अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकी से संबंधित एक शाखा है यूजेनिक्स। अगली बात करते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तब आप क्या बताएंगे कि स्लेडन और स्वान द्वारा जो है कोशिका सिद्धांत दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोशिकाओं में कितने प्रकार के जो है आरएनए होते हैं, तो आरएनए जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कहो कौन कौन से होते हैं। एक जो है आपका टीआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, एक आपका आरआरएनए होता है, और एक जो है आपका एमआरएनए होता है। तो 3 प्रकार के जो है आरएनए पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एटीपी क्या है, वास्तव में एक प्रकार की एक ऊर्जा है, ध्यान रखिएगा। इसे ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है,
जिस प्रकार से हमारे जीवन में मुद्रा होती है, करेंसी होती है, इसी प्रकार से कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहते हैं। एटीपी का जो पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्टार्च किस अंग में संग्रहित होता है। तो हमने देखा था कि जो 3 प्रकार के लवक थे, हमने क्या देखा था कि लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, हरित लवक होता है, एक जो है वर्णी लवक होता है, और एक क्या होता है, आवर्णी लवक होता है, आवर्णी लवक। तो हमने क्या देखा था कि जो हरित लवक होता है ये हरे भागों में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। वर्णी लवक है जो पौधों के रंग वाले भाग है और ये रंग प्रदान करने का कार्य करता है। और जो अवर्णी लवक है ये क्या करता है, मतलब ये सफ़ेद रंग का होता है और ये जो है मुख्यतः खाद्य संग्राहक का कार्य करता है। अब ये जो है अवर्णी लवक होता है ये क्या करता है, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करता है, खाद्य पदार्थों का क्या करता है, संग्रहण करता है। अवर्णी लवक जो है पुनः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, अवर्णी लवक जो है पुनः 3 प्रकार का होता है। कहो कौन कौन से, एक होता है इमाइलोप्लास्ट, क्या होता है, इमाइलोप्लास्ट, और एक होता है आपका ओलियोप्लास्ट, एक होता है आपका ओलियोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट, ओलियोप्लास्ट, और एक होता है आपका प्रोटीनोप्लास्ट। तो ये 3 प्रकार का जो होता है अवर्णी लवक होता है, यानी कि जिसे इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कह देते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। और इसमें से जो है एमाइलोप्लास्ट होता है ये वसा का मतलब संचय करता है, वसा का क्या करता है, संचय करता है, इकट्ठा करता है। और जो ओलियोप्लास्ट होता है ये जो है आपका, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, जो एमाइलोप्लास्ट होता है ये स्टार्च का क्या करता है, स्टार्च का क्या करता है, संचय करता है, स्टार्च का संचय। और ओलियोप्लास्ट जो होता है ये वसा का संचय करता है, और प्रोटीनोप्लास्ट जो होता है ये प्रोटीन का संचय करता है। आपसे प्रश्न पूछा है कि स्टार्च किस अंग में संग्रहित होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका जो एमाइलोप्लास्ट है ये क्या करेगा, स्टार्च का संचय करेगा, और जो एलियोप्लास्ट है ये वसा का संचय करेगा, और प्रोटीनोप्लास्ट है जो ये प्रोटीन का संचय करेगा। मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता तो आपको समझ में नहीं आता। चलिए अगले प्रश्न, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, व्यापक बहुरूपता प्रदर्शित करने वाला कोशिकांग कौन सा है, मतलब जो है बहुरूपता भिन्नता प्रदर्शित करने वाला जो कोशिकांग होता है वो कौन सा है, आपसे ये प्रश्न जो है पूछ रहा है। तो आप क्या बताएंगे कि जो लाइसोसोम होता है सबसे ज़्यादा जो क्या करता है, व्यापक बहुरूपता प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा, इसे लाइसोसोम को जो है लयनकाय कहते हैं, ये भी कई बार पूछ लेता है, लयनकाय किसे कहते हैं। तो लयनकाय जो है लाइसोसोम को ही कहा जाता है, और लाइसोसोम को ही ध्यान रखिएगा एटम बम भी कह देते हैं, कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तब आप क्या बताएंगे कि माइकोप्लाज्मा जो होती है सबसे छोटी जीवित कोशिका है, और जो सबसे बड़ी जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगली बात करते हैं, गुणसूत्रों का मापन किस अवस्था में किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुणसूत्रों का मापन जो है किस अवस्था में करते हैं, तब आप क्या बताएंगे कि जो मेटाफेज अवस्था होती है इसमें गुणसूत्रों का मापन किया जाता है। क्यों, क्योंकि गुणसूत्र जो है यहाँ पर जो मतलब अपनी जैसे मात्रा, इतनी मात्रा है, इतना धागा है मान लो, ऐसे है जैसे गुणसूत्र 3 है, तो यहाँ पर इनकी जो मात्रा होती है ना मेटाफेज अवस्था में दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, यानी कि इनका आकार आकृति बढ़ जाती है। तो इनका मापन करना सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है, मेटाफेज होती है। अगली बात करते हैं, कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होती है ये पैकिटीन अवस्था में होती है। क्या, क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होती है ये किस में होती है, पैकिटीन अवस्था में होती है, याद रखिएगा। अब इसमें क्यों होती है ये पैकिटीन, कहीं ना कहीं मेटाफेज अवस्था का ही एक अंग है, और इसमें जो गुणसूत्र बहुत बड़े बड़े आकार के हो जाते हैं, सो उनमें क्या होता है, दोनों गुणसूत्रों में क्रॉसिंग होती है। अगली बात करते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की घटनाओं को जो है क्रम में बताइएगा। तो देखिएगा, जब क्रम में बताना है कि कौन सा क्रम जो है इनका क्या होगा, सही होगा,
तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो क्रॉसिंग ओवर में जो है आपका सिनेप्सिस से क्रोएमजेटा केंद्रिका अदृश्य होना, सिनेप्सिस से क्रॉसिंग ओवर और सूत्र युग्मनज कोएजमेटा का अंत। ठीक है, तो आपका सही जवाब जो है इसमें हो जाएगा सिनेप्सिस को जो है इसी को सीधा सा कहते हैं सूत्र युग्मन कहते हैं, सूत्र युग्मन कहते हैं, सूत्र युग्मन जो है इसी को कहा जाता है। तो सबसे पहले गुणसूत्र क्या होते हैं कि बड़े आकार के होते हैं और बड़े आकार के जब हो जाते हैं तो उनमें फिर क्या होता है सूत्र युग्मन यानी कि जोड़ा बनता है, उनका जोड़ा बनने के बाद उनमें क्या होती है क्रॉसिंग होती है और क्रॉसिंग के बाद कोएजमेटा का अंत होता है। अंत में भी क्या होता है ये केंद्रक का जो केंद्रिका होती है केंद्रक झिल्ली होती है वो खत्म हो जाती है और फिर गुणसूत्र जो है अलग हो जाते हैं और कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं। अगली बात करते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होते हैं। तो जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम होते हैं ये आपकी पैकेटीन अवस्था में ही होते हैं और पैकेटीन में हमने क्या देखा था कि अभी देखना हम अभी यहाँ पर याद कर लीजिए इतनी ही, अभी जब बायोटेक्नोलॉजी करेंगे टेक्नोलॉजी तो वहाँ पर जो है ये जीन थेरेपी वगैरह है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पर जो है और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि डीएनए अकेले जो है 1 घंटे का टॉपिक है जिसमें 1 से 1.5 घंटा तक चर्चा की जा सकती है डीएनए आरएनए पर, तो वहाँ पर और अच्छे से देखेंगे, यहाँ याद कर लीजिएगा। कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में क्या होता है। तो एस प्रावस्था किससे संबंधित होती है, डीएनए से संबंधित होती है और इसमें डीएनए की जो मात्रा होती है क्या हो जाती है दुगनी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खिसक जाते हैं। तो ये जो है एनाफेज फर्स्ट में जो है गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर क्या हो जाते हैं खिसक जाते हैं। कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए प्रतिलिपिकरण की जो है क्रिया होती है। आपसे क्या पूछ रहा मतलब डीएनए की कॉपी या प्रतिलिपिकरण जिसे कह दिया जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि यह जो है आपकी एस अवस्था से ही जितना भी गुणसूत्र का काम होता है ना एस अवस्था और पैकेटीन से ही संबंधित रहता है, ध्यान रखना है। तो ये फ्रेंड्स क्या है आपके ये अभी ख़त्म नहीं हुए। 70S प्रकार के राइबोसोम जो है किस में पाए जाते हैं। तो जितने भी ये हैं माइटोसिस सभी में जो है आपके कितने 70S प्रकार के जो है राइबोसोम पाए जाते हैं और जो 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं ना ये जो है उच्च आपके जो है उच्च विकसित पादपों में जो मुख्यतः देखने को मिलते हैं, जो पादपों में जो है देखने को मिलते हैं। तो ये और एस का मतलब क्या होता है, जो ये एस दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है आपका स्वेड वर्ग यूनिट होता है। क्या होता है स्वेड वर्ग यूनिट होता है। ये राइबोसोम के ही दोनों प्रकार हैं 70S प्रकार के और 80S प्रकार के। अगली बात करते हैं कि आरएनए में थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है। तो यूरेसिल पाया जाता है थाइमिन की जगह पर। तो ये क्या थे हमारे फ्रेंड्स कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इसमें से जो है आपका लगभग 25 क्वेश्चन का टेस्ट जो है आपको सुबह देने को मिलेगा, तो उसमें जो है आप जुड़ जाइएगा, उस टेस्ट में शामिल हो जाइएगा टेलीग्राम के लिए। चलिए धन्यवाद।